India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी इस दिन की तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. जमानत आदेशों पर रोक नहीं लगानी चाहिए। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर रोक लगाने वाले दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा है कि जमानत आदेशों पर केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में ही रोक लगाई जा सकती है। जस्टिस अभय एस ओक ने मौखिक रूप से फैसला सुनाते हुए कहा कि हालांकि न्यायालय के पास जमानत पर रोक लगाने के अधिकार हो सकते हैं और ऐसा केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। सामान्यतः जमानत आदेशों पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए, केवल अपवादात्मक मामलों में ही रोक लगाई जानी चाहिए। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टन जॉर्ज मसी के खंडपीठ ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी परविंदर सिंह खुराना द्वारा दायर याचिका पर फैसला सुनाया। 11 जुलाई को पिछली सुनवाई में न्यायालय ने बिना कोई नोटिस दिए बिना कारण बताए नियमित जमानत आदेश पर रोक लगाने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर आश्चर्य व्यक्त किया था और सुनवाई के दौरान 11 जुलाई को जस्टिस अभय एस ओक ने जून 2023 में ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए जमानत आदेश पर लंबे समय तक अंतरिम रोक का बचाव करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय से सवाल किया। ये मामला तब उठा जब ट्रायल कोर्ट ने खुराना को जमानत दे दी, जिसे ईडी ने चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की। ईडी के वकील एडवोकेट जोहेब हुसैन ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में सभी कारकों पर विचार नहीं किया था और इस बात पर प्रकाश डाला कि कई जजों ने मामले से खुद को अलग कर लिया था, जिसमें से एक ने आदेश सुरक्षित रखने के बाद खुद को अलग कर लिया। हुसैन ने कहा कि आरोपी बड़ी मात्रा में धन शोधन में शामिल है और अदालत ने आरोपी की स्वतंत्रता के बारे में अपनी चिंता दोहराई, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया कि जमानत पर रोक केवल बहुत ही दुर्लभ मामलों में लगाई जा सकती है। अगर आरोपी आतंकवादी है, एनआईए एक्ट के तहत कई मामलों में शामिल है, राष्ट्र विरोधी है, तो जमानत आदेश पर रोक लग सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर विभाजित फैसला सुनाया कि भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों जीएम सरसों की व्यावसायिक बिक्री की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। न्यायमूर्ति बी नागरत्ना और न्यायमूर्ति संजय करोल के खंडपीठ ने आज इस मामले में 2 अलग-अलग फैसले सुनाए हैं। न्यायमूर्ति नागरत्ना ने भारत में जीएम सरसों की व्यावसायिक बिक्री और साथ ही रिलीज की अनुमति देने के खिलाफ फैसला सुनाया है। बता दें आपको कि अन्य कारणों के अलावा उन्होंने पाया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति ने भारत में जीएम सरसों के प्रभाव और इसके संभावित पर्यावरणीय प्रभावों पर किसी भी स्वदेशी अध्ययन पर भरोसा किए बिना जीएम सरसों की बिक्री को मंजूरी दे दी थी। न्यायमूर्ति करोल ने अपने फैसले में असहमति जताई और जीएम सरसों की वाणिज्यिक बिक्री को मंजूरी देने के जीएसएसी के फैसले को बरकरार रखा। न्यायमूर्ति करोल ने कहा कि जीईएसी की संरचना नियमों के अनुसार है और इसीलिए संवैधानिक चुनौती विफल हो जाएगी। हालांकि खंडपीठ ने आज मामले के दौरान सामने आए संबंधित पहलुओं पर सहमति जताई। जीईएसी द्वारा लिए गए फैसलों की न्यायिक समीक्षा की अनुमति केंद्र सरकार को जीएम फैसलों के लिए निर्बाध दृष्टिकोण के लिए एक राष्ट्रीय समिति लागू करने पर विचार करना चाहिए। पर्यावरण मंत्रालय 4 महीने के भीतर राष्ट्रीय नीति पारित करने के लिए एक बैठक पर विचार करेगा। नियम भी बनाए जाने चाहिए। 2022 में जीईएसी ने जीएम सरसों की व्यावसायिक खेती के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी मंजूरी दी थी। इस साल 9 जनवरी को जस्टिस नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस कदम को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब सजा सुनाने वाली अदालत हत्या के प्रयास के अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा देना उचित नहीं समझती तो हत्या के प्रयास में अपराध के लिए दोषी को दी जाने वाली अधिकतम सजा 10 साल की अवधि से अधिक नहीं हो सकती है। जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा कि जब संबंधित अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास न देना उचित समझा तो संबंधित दोषी को किसी भी परिस्थिति में दी जाने वाली सजा आईपीसी की धारा 307 के पहले भाग के तहत निर्धारित सजा के अधिक नहीं हो सकती है। और बता दें आपको कि जब धारा 307 आईपीसी के तहत यह अनिवार्य है तो आजीवन कारावास की सजा न देने के अपने फैसले के मद्देनजर ट्रायल कोर्ट 10 साल से अधिक की सजा नहीं दे सकता है। न्यायालय ने कहा कि अगर दोषी को धारा 307 आईपीसी के तहत हत्या के प्रयास के अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा नहीं दी गई तो ट्रायल कोर्ट 10 साल से अधिक की सजा नहीं दे सकता। धारा 307 हत्या के प्रयास के अपराध के लिए सजा का वर्णन नहीं करती है और ऐसे में आपको बता दें कि माफ कीजिएगा सजा का वर्णन करती है और जहां पहले भाग में अधिकतम 10 साल तक के कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान है, दूसरे भाग में हत्या के प्रयास के दौरान चोट पहुंचाने की स्थिति में आजीवन कारावास का प्रावधान है। अपीलकर्ता अभियुक्त के तर्कों में बल पाते हुए जस्टिस सीटी रवि कुमार द्वारा लिखे गए फैसलों में कहा गया है कि सजा देने वाली अदालतों के लिए आईपीसी की धारा 307 के दूसरे भाग के तहत 14 साल की कैद की सजा होनी अनुचित है और ऐसे में ये सजा देना अनुचित होगा। अदालत ने निष्कर्ष निकाला, हमने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि शिकायतकर्ता की जान लेने के प्रयास के परिणाम स्वरूप उसे रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है और वह धारा 307 आईपीसी के दूसरे भाग के अनुसार लकवाग्रस्त हो गया है। इसीलिए अपीलकर्ताओं को धारा 307 आईपीसी के पहले भाग के तहत लगाए जाने वाले अधिकतम शारीरिक दंड दिए जाने चाहिए। अपीलकर्ताओं को प्रत्येक को 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा को 10 वर्ष की अवधि के कठोर कारावास में परिवर्तित किया जाता है। जुर्माने के संबंध में सजा का क्रम बरकरार रखा जाता है। संपत्ति के स्वामित्व विवाद से निपटने के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में विक्रेता पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, जिसने विक्रेता के साथ सेल डीड निष्पादित करने के बाद संपत्ति को दूसरे क्रेता को हस्तांतरित कर दिया, जबकि पहला सेल डीड रजिस्ट्रेशन के लिए लंबित था। जुर्माने के भुगतान करने की देयता विक्रेता और उस दूसरे क्रेता द्वारा समान रूप से वहन करने का निर्देश दिया गया। बता दें आपको कि न्यायालय ने विक्रेताओं के हाथ आम आदमी की निरंतर पीड़ा को ध्यान में रखते हुए जुर्माना लगाया, जो कि या तो हाथ घुमाकर या कानूनी प्रक्रियाओं में हेरफेर करके दोहरा लाभ करने का प्रयास करते हैं। ये नोट किया गया कि ऐसे मामलों में विक्रेता खरीदार की पीड़ा लंबे समय तक हो सकती है, लेकिन किसी को भी अपने स्वयं के गलत काम से लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि न्याय कमजोर लोगों के साथ किया जाना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों का फैसला करते समय हम केवल लोगों के जीवन और संपत्ति से ही नहीं निपट रहे हैं, बल्कि कानूनी व्यवस्था में उनके भरोसे से भी निपट रहे होते हैं। हमारे सामने आए मामलों जैसे मामले में हमें केवल विवादास्पद लेन देन का नियंत्रण यानी कि लेन देन का यांत्रिक विश्लेषण नहीं करना है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना है कि अन्याय का समाधान हो और किसी को भी अपने स्वयं के गलत कर्मों और गलत कामों से लाभ न मिले। न्याय पक्षपात नहीं जानता है और इसी प्रकार इसकी सहायता से कमजोर भी मजबूत लोगों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते के दौरान यौन क्रियाकलापों को विवाह के झूठे बहाने से होने वाले शारीरिक संबंधों के बराबर नहीं माना जा सकता है, केवल इसलिए कि प्रेमी बाद में अलग हो गए। जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल न्यायाधीश पीठ ने स्पष्ट किया कि युवा लड़के और लड़कियों के बीच शारीरिक संबंध के साथ साथ ऐसे संबंध भी होते हैं जो वर्षों बाद विवाह में परिणत नहीं हो पाते हैं। ये अपने आप में कहने का अधिकार नहीं हो सकता कि अभियुक्त ने अभियोक्ता से विवाह करने का अपना वादा पूरा नहीं किया।
ऐसे मामले में अभियोक्ता जो है उनके द्वारा शारीरिक संबंधों के लिए दी गई सहमति को तथ्य की गलत धारणा से प्राप्त नहीं किया जा सकता है और नहीं कहा जा सकता है। बता दें आपको कि अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि युवावस्था में जब लड़का और लड़की एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और वे भावनाओं में बहुत बहते जाते हैं और मानते हैं कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो आमतौर पर उन्हें लगता है कि उनका रिश्ता स्वाभाविक रूप से विवाह में परिणत होगा। हालांकि कभी कभी ऐसा नहीं भी हो पाता और लड़के खुद को धोखा और छला हुआ समझकर FIR दर्ज नहीं करा पाती है और कहती है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। अदालत ने कहा कि अभियोक्ता द्वारा लगाए गए आरोपों पर विचार करते हुए 10 साल पुराने रिश्ते के दौरान शारीरिक संबंधों को बलात्कार के रूप में मानना मुश्किल है। शिकायतकर्ता के अनुसार वह और याचिकाकर्ता एक ही जाति के हैं और एक ही गांव से आते हैं। वे एक दूसरे को एक दशक से अधिक वक्त से जानते हैं। जब वे स्कूली स्टूडेंट्स थे और जून 2010 से उनके बीच शारीरिक संबंधों से जुड़ा हुआ प्रेम प्रसंग चल रहा था और ऐसे में 2020 तक याचिकाकर्ता और पीड़िता समय समय पर कटनी में पूर्व के डॉक्टर के क्वार्टर में साथ समय बिताते थे। शिकायतकर्ता ने कहा कि इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपने रिश्ते के अंत में उससे शादी करने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में यूपी गौ हत्या रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों को जमानत दे दी। साथ ही शर्त लगाई कि प्रत्येक आरोपी को उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग में 25,000 रुपए जमा करने होंगे। जस्टिस करुणेश सिंह पवार की पीठ ने इस महीने की शुरुआत में राज्य के गौ हत्या विरोधी अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों को जमानत देते हुए ये शर्त लगाई है। इन आरोपियों पर 70 किलो गौमांस रखने के आरोप है। अभियोजन पक्ष के अनुसार नियमित गश्त के दौरान शिकायतकर्ता की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की एक टीम ने 1 मई 2024 को छापा मारा और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने कथित तौर पर 70 किलोग्राम गाय का मांस, चाकू और अन्य संबंधित सामान बरामद किया है। जमानत की मांग करते हुए आवेदक हाईकोर्ट चले गए, जहां पर उनके वकील ने तर्क दिया कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। ये भी प्रस्तुत किया कि बरामदगी के कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है और किसी ने भी घटना को नहीं देखा है। दूसरी ओर राज्य के वकील ने इस आधार पर उनकी याचिका का विरोध किया कि मेडिकल जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बरामद मांस को गाय का बताया गया है। हालांकि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए जिसमें ये तथ्य भी शामिल है कि आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है, अदालत ने आवेदक को जमानत पर बढ़ाने के लिए इसे उपयुक्त मामला पाया है और नतीजतन अदालत ने संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए 4 आरोपियों को निजी बॉन्ड और समान राशि में 2 जमानत देने के बाद जमानत दी है। बता दें कि प्रत्येक आवेदक को 4 सप्ताह के भीतर गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में 25,000 रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। वही नीट यूजी परीक्षा के मामले में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है। कोर्ट ने कहा है कि डेटा से ये नहीं लगता है कि सिस्टमेटिक का ब्रीच हुआ है या पूरी परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है। कोर्ट ने कहा कि दागी छात्रों को बाकी छात्रों से अलग किया जा सकता है। अगर जांच में लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि का पता चला है तो काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद किसी भी स्तर पर ऐसे किसी भी छात्र के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि कोई भी छात्र जो इस धोखाधड़ी में शामिल पाया जाता है या लाभार्थी है उसे प्रवेश पाने का अधिकार नहीं होगा। कोर्ट ने निजी यूजी की परीक्षा दोबारा कराने का
इनकार कर दिया है और ऐसे में कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई की जांच के मुताबिक ही पेपर लीक की वजह से 155 ऐसे छात्र हैं जिन्हें गड़बड़ी का फायदा मिला है। फिलहाल सीबीआई की जांच अधूरी ही है। इसमें हमने एनटीए से ये स्पष्ट करने को कहा था कि क्या गड़बड़ी बड़े पैमाने पर हुई है या नहीं। केंद्र और एनटीए ने अपने जवाब में आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट का हवाला दिया। सुनवाई के दौरान सीबीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि आईआईटी दिल्ली की रिपोर्ट मिल गई है, जिसमें कहा गया है कि आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर बनर्जी ने भौतिकी विज्ञान से एक 3 विशेषज्ञों की टीम ने प्रश्न की जांच की है, जिसने चौथे ऑप्शन को ही सही माना। उन्होंने कहा कि आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर्स की कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक जिस सवाल के 2 जवाब सही माने गए थे उसके चौथे ऑप्शन को ही सही माना गया है। वहीं एक वकील द्वारा व्यक्तिगत मामले को उठाए जाने पर सीबीआई ने कहा कि जिन उम्मीदवारों को व्यक्तिगत शिकायतें हैं हम उन्हें हाईकोर्ट जाने को कह सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस कोर्ट का काम व्यक्तिगत शिकायतों पर गौर करना है, हम उन मामलों को अलग कर देंगे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि नीट यूजी की परीक्षा में व्यापक स्तर पर गड़बड़ी नहीं हुई है, क्योंकि टॉप 100 कैंडिडेट 95 सेंटर और 56 शहरों से हैं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने कुछ सेंटर्स में गड़बड़ी की ओर इशारा किया है और ये 24 लाख छात्रों से जुड़ा हुआ मसला है। कोर्ट को ये देखना होगा कि क्या गड़बड़ी का पूरा देश पर असर पड़ेगा, और इसका जवाब है इसका पूरे देश पर कोई असर नहीं हुआ है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि सफलता दर को देखने के साथ ही ये भी पता चलता है कि बिहार और झारखंड में सफलता दर पिछले वर्षों से मेल खाती है और बिहार के पटना में सफलता दर 49.22% रही है, जबकि झारखंड हजारीबाग की सफलता दर 47.28% रही है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि जांच के बाद हमें जो जले हुए प्रश्न पत्र मिले हैं उनमें छात्रों का यूनिक कोड था और हमारे पास ओएसिस स्कूल का सीसीटीवी फुटेज है, जिसके मुताबिक सुबह लगभग 8 बजे एक व्यक्ति ट्रक में प्रवेश करता है, वह प्रश्न पत्र सॉल्वर को देता है और वहां 8 सॉल्वर मौजूद थे। उन सभी को प्रश्न पत्र बांट दिए गए। उनको सॉल्व करने के लिए सीबीआई ने कहा कि हम जानते हैं कि एक जगह लीक हुआ था और उसकी शुरुआत हजारीबाग से हुई थी और व्हाट्सएप मैसेज पटना भेजा गया था। हम इस बात को लेकर अभी भी श्योर नहीं हैं कि लीक का समय क्या था। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जांच से लोकल स्तर पर अनियमितता का पता चलता है और इसीलिए कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वही जो जांच रिपोर्ट है उसके 2 निष्कर्ष है। पहला, ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे कि पता चल सके कि हल किए गए पेपर किसी भी रूप में 4 जगहों को छोड़कर कहीं और भेजे गए। दूसरा, इस पूरी घटना से लाभान्वित होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या लगभग 155 है। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में माना है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने ही परिवार के सदस्यों के खिलाफ लगाए गए दुर्व्यवहार के आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 498A घरेलू हिंसा के दायरे में नहीं आएंगे। जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस डॉक्टर नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा है कि इस मामले में एक महिला ने अपने पति के साथ मिलकर अपने ससुराल वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पीठ एक परिवार के 5 लोगों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके भाई और उनकी पत्नी द्वारा उनके खिलाफ क्रूरता और घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए मार्च 2013 में दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। पत्नी, जो कथित एफआईआर में पहली शिकायतकर्ता थी, ने पति के परिवार के खिलाफ कई आरोप लगाए थे, जैसे कि उसके और उसके पति के साथ बुरा व्यवहार करना, दंपति को पीटना। पीठ ने कहा कि इससे शिकायतकर्ता की शिकायत करने की मंशा का पता चलता है। यह पारिवारिक संपत्ति के संबंध में अपने परिवार के सदस्यों के साथ हिसाब चुकता करने में उसकी व्यक्तिगत रुचि को दर्शाता है। सभी मुकदमे संपत्ति विवाद से जुड़े हुए हैं। एफआईआर में स्पष्ट रूप से पति द्वारा अपनी पत्नी शिकायतकर्ता के माध्यम से याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अपने स्वयं के संपत्ति विवाद को निपटाने के लिए किए गए गलत मुकदमे का खुलासा किया है। न्यायाधीशों ने रिकॉर्ड पर मौजूद जो सामग्री है उसके आगे ये भी नोट किया है कि अधिकांश मामलों में पति द्वारा की गई प्रमुख चुनौतियां उसके मृत पिता की संपत्ति के गिफ्ट डीड को लेकर है। पिता ने कहा है कि इस एफआईआर को जारी रखना कानून की प्रक्रिया का पूर्ण दुरुपयोग होगा। कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करते हुए कहा कि पुलिस मशीनरी
का इस्तेमाल शिकायतकर्ता और उसके पति के निजी हितों को पूरा करने के लिए किया गया। ये धारा 498 के दुरुपयोग का एक उदाहरण है, इसलिए हम एफआईआर को रद्द करते हैं। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि वह सरकारी अधिकारियों से अपेक्षा करता है कि वह सीसीएस छुट्टी अधिनियम में नियम 43 की स्थिरता की फिर से जांच करे, जो किसी भी महिला सरकारी कर्मचारी को यदि उसके 2 से अधिक जीवित बच्चे हैं मातृत्व अवकाश से मना करता है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस गिरीश कठपालिया की खंडपीठ ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण में सफलता प्राप्त करने के लिए सरकार नागरिकों को 2 से अधिक बच्चे पैदा करने से रोकने के लिए कोई भी उचित अभिनव कदम उठा सकती है, लेकिन एक बार जब तीसरा बच्चा गर्भ में भी अस्तित्व में आ जाता है तो उसके अधिकारों को कुचला नहीं जा सकता है। पीठ ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से 2 बच्चे की नीति एक अच्छी नीति है और न्यायालय 2 से अधिक बच्चों को प्रोत्साहित करने की वकालत नहीं करता है, लेकिन 3 से अधिक बच्चों को हतोत्साहित करने के कदम माता पिता को एड्रेस होने चाहिए, न कि बच्चों को। पीठ पुलिस अधिकारियों द्वारा दायर एक याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उन्हें तीसरे बच्चे वाली एक महिला कांस्टेबल को मातृत्व अवकाश देने का निर्देश दिया गया। महिला के पहले विवाह से 2 बच्चे थे जो टूट गया था, दूसरे विवाह से तीसरा उसका बच्चा हुआ था, लेकिन मातृत्व अवकाश के लिए उसका आवेदन खारिज कर दिया गया था। अदालत ने कहा कि केवल मातृत्व ही नहीं बल्कि बचपन पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसने कहा कि महिलाओं के साथ उन स्थानों पर सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए जहां वे आजीविका कमाने के लिए काम करती हैं। पीठ ने यह भी कहा कि महिलाओं की नौकरी और कार्यस्थल की प्रकृति चाहे जो भी हो, उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए जिनकी वो हकदार हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.